हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने 10th क्लास का ये लेसन आपको गृह सज्जा, घर की सजावट के बारे में बताया था। तो फर्नीचर के प्रकार बताए थे, फर्नीचर के बारे में बताया था। अब हम फर्नीचर के प्रकार हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जो ये फर्नीचर होता है उसकी देखभाल हम कैसे करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये है फर्नीचर की देखभाल। प्रत्येक घर में सुविधा एवं सजावट के लिए फर्नीचर अवश्य रखा जाता है। यदि फर्नीचर की उचित देखभाल व सफाई न की जाए तो वह शीघ्र ही टूट फूट जाता है अथवा खराब हो जाता है। अतः फर्नीचर की देखभाल एवं सफाई करना आवश्यक है। तो इन फर्नीचर की देखभाल हम किस तरह से करेंगे ये हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था लकड़ी के फर्नीचर पढ़ा था, तो उसकी देखभाल हम कैसे करेंगे। लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल एवं सफाई। सामान्य रूप से अधिकांश घरों में लकड़ी के फर्नीचर ही होते हैं, जिनको सफाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। लकड़ी की बनी हुई सभी वस्तुओं को नित्य साफ कपड़े से या नरम ब्रश से पोंछना और उसे झाड़ना चाहिए। हवा अथवा झाड़ू लगने से धूल उड़कर फर्नीचर पर जम जाती है, इसे प्रतिदिन साफ करना चाहिए। घर के दरवाजे, अलमारी तथा खिड़कियों को भी धूल झाड़ना चाहिए। फिर है अच्छे प्रकार के कीमती फर्नीचर को साफ करने के लिए मुलायम चमड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। चमड़े से रगड़कर साफ करने पर फर्नीचर की पॉलिश में चमक आ जाती है। पुराने फर्नीचर में कुछ दरारें पड़ जाती हैं अथवा जोड़ खुल जाते हैं, जिससे उनमें जो है गंदगी भरने लगती है। दरारें को भरने के लिए पुटीन या मोम का प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी फर्नीचर को गीले कपड़े साबुन से साफ करने के बाद तुरंत सूखे कपड़े से पोंछकर सुखा देना चाहिए। जब हम उसकी सफाई करते हैं तो गीले कपड़े से भी उसे पोंछते रहना चाहिए। पानी में सिरका डालकर बने घोल से भी फर्नीचर को साफ किया जा सकता है। वर्ष में एक बार यदि फर्नीचर पर वार्निश या लकड़ी की पॉलिश करवा दी जाए तो इससे इसकी आयु बढ़ जाती है। फर्नीचर पर लगी खरोचों को दूर करने के लिए खरोच वाले स्थान पर पहले मोम को रगड़ना चाहिए, फिर उसके ऊपर तारपीन के तेल में भीगे कपड़े से पोंछा फेर देना चाहिए। उससे उसमें क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। प्रतिदिन प्रयोग करने से फर्नीचर पर धब्बे लग जाते हैं। साधारण धब्बे सामान्य जल से कपड़ा भिगोकर पोंछने से साफ हो जाते हैं। बच्चों वाले घरों में फर्नीचर पर शाई के धब्बे लग जाया करते हैं। इस प्रकार के धब्बों को पानी में ऑक्जेलिक अम्ल का घोल मिलाकर कपड़े में भिगोकर इसको पोंछकर साफ किया जा सकता है। फर्नीचर पर मक्खियाँ भी गंदा करती हैं, इसके लिए अमोनिया या स्प्रेट का प्रयोग किया जा सकता है। तेल या चिकनाई के धब्बे में भी इससे छुड़ाए जा सकते हैं। फर्नीचर पर गर्म बर्तन, प्रेस आदि के धब्बे भी पड़ जाते हैं। इस प्रकार के धब्बों को छुड़ाने के लिए नाइट्रिक अम्ल बिल्कुल हल्का घोल बनाकर या तिल के तेल में भीगा कपड़ा उस पर रगड़ देना चाहिए। इससे जो है उसकी सफाई हो जाती है। फिर है स्टील के फर्नीचर की सफाई। आजकल सभी घरों में कुछ स्टील फर्नीचर निर्मित भी होता है। इसकी सफाई सरल होती है, इसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। स्टील के फर्नीचर की धूल नित्य झाड़ते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त पेंट की रक्षा भी करनी चाहिए। अगर इसका पेंट खराब हो जाए तो उस पर पेंट भी कर देना चाहिए। अगर पेंट हट जाता है तो उसमें जंग लगने का भय बना रहता है। स्टील के फर्नीचर को नमी से बचाना चाहिए, क्योंकि नमी से क्या होता है, जंग लगता है। भीग जाने पर उसे तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए। फिर है प्लास्टिक के फर्नीचर की सफाई। प्लास्टिक के फर्नीचर की सफाई और देखभाल सरल होती है। इन फर्नीचर की धूल मिट्टी को नियमित झाड़ पोंछ कर साफ किया जा सकता है। यदि प्लास्टिक के फर्नीचर पर मैल जम जाता है तो
इसे वॉशिंग पाउडर या हल्के गर्म पानी से धोकर साफ किया जा सकता है। प्लास्टिक का फर्नीचर शीघ्र ही साफ हो जाता है और यह चमकने लगता है। प्लास्टिक के फर्नीचर को धूप में अथवा आग के निकट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी आकृति भी खराब हो सकती है। फिर है बच्चों पर्दे। पर्दों हमें घर की सजावट में पर्दों का आपको पता है विशेष ही महत्व होता है। नहीं, इस घर में इसके धूल मिट्टी आने से तो रोकता ही है, और इसके साथ ही घर को सजावट भी देता है और एक प्राइवेसी भी प्रदान करता है। तो पर्दे गृह सज्जा के साधनों में पर्दों का विशेष महत्व है। प्रत्येक सुसज्जित घर में पर्दों का विशेष ध्यान दिया जाता है। एक रहने की कलात्मक रुचि और योग्यता का प्रतीक माना जाता है। पर्दे न केवल गृह सज्जा के महत्वपूर्ण साधन हैं अपितु घर में रहने वाले के लिए विशेष उपयोगिता भी है। खिड़की दरवाजों की सज्जा के मुख्य पर्दे हैं। पर्दों के महत्व को द्वैतसा के इन शब्दों में स्पष्ट किया है। किसी घर को नया रूप देने की ये सबसे सस्ती और प्रभावशाली विधि है। उसमें पर्दों का कल्पनात्मक उपयोग है। इसके अतिरिक्त पर्दों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मॉर्टन तथा उसके साथियों ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। पर्दे खिड़की को वैसे ही सुशोभित करते हैं जैसे वस्त्र किसी महिला को। वे दोषों को छुपाते हैं और सुंदरता की भी वृद्धि करते हैं। अगर कोई दरवाजों में कोई दोष हो तो पर्दा हम लगा देते हैं तो वो दोष छुप जाता है। फिर एकांत प्रदान करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया भी बच्चों। पर्दों की एक मुख्य उपयोगिता यह है कि यह भवन के आंतरिक भाग को एकांत अथवा गुप्तता यानी प्राइवेसी प्रदान करता है। इसके लगे रहने से कमरे में अंदर उपस्थित लोगों को शांत और एकांत वातावरण प्राप्त होता है। ड्राइंग रूम में अतिथियों से वार्तालाप करते समय भी पर्दे एकांत प्रदान करते हैं। फिर है प्रकाश, वायु, ताप आदि को नियंत्रित करना। भवन के अंदर प्रकाश, वायु, ताप आदि को नियंत्रित हेतु खिड़की दरवाजों पर लगे पर्दे सहायक होते हैं। यदि कमरे में धूप, वायु, प्रकाश की आवश्यकता हो तो पर्दों को हटाया जा सकता है। इसके विपरीत धूप, प्रकाश, हवा से बचने के लिए हम पर्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है खिड़की दरवाजों के दोषों को छुपाना। यदि भवन में खिड़की दरवाजों में की रचना में या किसी अन्य प्रकार के दोष हों तो उसे छिपाने में पर्दे हमारे सहायक होते हैं। खिड़की दरवाजों में आकार संबंधी या टूट फूट संबंधी दोषों को भी पर्दों में छुपाया जा सकता है। फिर है कमरे की साज सज्जा में वृद्धि करना। कमरे में उचित ढंग से लगाए गए पर्दे कमरे की सज्जा को अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। पर्दे न लगे होने से कमरे की सज्जा फीकी और अधूरी लगती है। इस विषय में मॉर्टन का कथन है कि खिड़की के पर्दे अपने कार्यों के लिए उपयोगी नहीं, वे कमरे के समग्र वातावरण बनाने में भी महत्व रखते हैं। पर्दों के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातें। पर्दों को जब हम कमरों में लगाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एक तो हमें कमरे में किस प्रकार का पेंट हो रहा है उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कमरे कैसे हैं, मतलब बड़े हैं, छोटे हैं, कमरे का आकार कैसा है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इन बहुत सारी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें पर्दे का रंग और डिज़ाइन पसंद करना चाहिए, और इसके साथ ही पर्दे मजबूत हों ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पर्दों के चयन के विषय में द्वैतसा ने स्पष्ट कहा है कि गलीचे के बाद पर्दे ही किसी कक्षा में रंग पोत देने में महत्वपूर्ण होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सही प्रकार के कपड़े का चयन किया जाए। जहाँ तक संभव हो पर्दों के लिए अच्छी किस्म का कपड़ा ही लेना चाहिए। अच्छा कपड़ा अधिक दिनों तक शोभायुक्त रहता है। यदि आर्थिक बजट अनुमति न देता हो तो मध्यम श्रेणी का कपड़ा भी लिया जा सकता है।
पर्दे के कपड़े का रंग और पोत कमरे की शेष सज्जा के अनुरूप हों। पर्दे ऐसे रंग के होने चाहिए जो कमरे की सज्जा में वृद्धि करें। पर्दे के लिए छोटे और आकर्षक डिज़ाइन वाला कपड़ा अच्छा रहता है। यदि कमरे का आकार छोटा हो तो बड़े डिज़ाइन वाला कपड़ा कदापि न लें, क्योंकि इससे कमरा अपेक्षाकृत और छोटा प्रतीत होने लगेगा। कपड़े का चुनाव करते समय कपड़े को खिड़की या दरवाजे के आकार में फैलाकर कुछ दूर से रखें। देखें, यदि इस अवस्था में वह अच्छा लगे तभी खरीदें। पर्दे के लिए कपड़े का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर पर धुल सकने वाले कपड़े ही खरीदें। यदि बजट अनुमति देता हो तो ड्राई क्लीन के कपड़े खरीदने चाहिए, अदरवाइज हमें ड्राई क्लीन के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। प्रयास हमें यही करना चाहिए कि वो कपड़े घर में धुल सकें। कुछ कपड़े घर में कपड़े धुलने पर सिकुड़ जाते हैं। ऐसे कपड़े नहीं लेने चाहिए। यदि कपड़े में सिकुड़ जाने से की आशंका हो तो पर्दे कुछ लंबे होने चाहिए, ताकि यदि अगर सिकुड़ भी जाएं तो उनकी वो लंबाई जो है वो कम ना हो। पर्दे के कपड़े के रंग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पक्के रंग वाला कपड़ा ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम कच्चे रंग का चुनते हैं तो वो बाद में धीरे धीरे धुल के प्रभावहीन हो जाता है। कपड़े की मजबूती का भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है पर्दे लगाने की विधि। पर्दे लगाने के लिए सर्वप्रथम सही नाप लेकर कपड़ा तैयार किया जाता है। सामान्यतः फर्श में से 5-7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का पर्दा होना चाहिए। कपड़े की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर से अधिक लेनी चाहिए, जिसे अंदर की ओर तुरपाई की जा सके। यदि धुलने से कपड़ा सिकुड़ जाए तो इस कपड़े को खोलकर लंबाई बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद ऊपर की ओर कपड़े के अंदर के हिस्से में एक फीता सिलाई द्वारा लगा दिया जाता है। यह फीता बाजार में बनाया मिलता है। इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर छिद्र या बने होते हैं। इसमें प्लास्टिक या एल्युमिनियम रिंग या हुकदार रिंग फंसा दिए जाते हैं। इस प्रकार साधारण पर्दा तैयार हो जाता है। पर्दे को लटकाने के लिए लोहे, स्टील, लकड़ी और एल्युमिनियम की एक रॉड की आवश्यकता होती है। रॉड दीवार पर तैयार ढांचों में लगाई जा सकती है तथा पेलमेंट पर फिट की जा सकती है। पेलमेंट लकड़ी या प्लाईबोर्ड के बनाए जा सकते हैं। पेलमेंट की चौड़ाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है तथा लंबाई दरवाजे या खिड़की से दोनों ओर 5-5 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। पेलमेंट पर पेंट अथवा वार्निश करवाई जानी चाहिए। पेलमेंट का प्रचलन अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब खिड़की के दरवाजों के दोनों सिरों पर क्लैंप लगाकर उन पर मोटा पाइप रखकर ही क्लिप द्वारा कस दिया जाता है। पर्दों को लगाए जाने के उपरांत उनकी देखभाल का भी समुचित ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर लगे पर्दे के गंदा होने की संभावना अधिक होती है, अतः गंदे हो जाने पर उन्हें धोने की व्यवस्था की जानी चाहिए। निरंतर धूलने या धूप में नमी के प्रभाव से यदि पर्दों के कपड़ों का रंग फीका हो गया है तो उसे रंगवा लेना चाहिए अथवा बदल देना चाहिए। पर्दों के निरंतर रखरखाव से पर्दों के तथा कमरे की सज्जा व शोभा को बनाए रखा जा सकता है। तो बच्चों, पर्दे लगाने के लिए पहले तो कार्निश का प्रयोग उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उसका जो है फैशन ख़त्म हो गया है। अब जो है केवल जो है अब उस पर क्लैंप लगाकर दरवाजे के दोनों ओर क्लैंप लगाकर उस पर मोटा पाइप डाल देते हैं और उसी में हम पर्दे लगा देते हैं। तो पर्दों को लगाने के बाद ये नहीं होता कि हमारे पर्दे लगा दिए और काम खत्म। पर्दे लगाने के बाद हमारा कार्य ये भी होता है कि हम पर्दों को गंदा होने पर उसे धुलाई करें। अगर कपड़े का रंग फेड हो गया है तो उसे या तो रंगवाएं या फिर उसको चेंज करें। तो ये सब चीज़ों का हमें
ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे शोभा समाप्त होती है। फिर है फर्श के बिछावन, दरी, कालीन आदि। गृह सज्जा की सामग्री में फर्श के बिछावन का विशेष महत्व होता है। फर्श के बिछावन से आशय है उन वस्तुओं से है जिन्हें भवन के किसी भी भाग में फर्श पर बिछाया जा सके। दरी, कालीन तथा प्लास्टिक के बिछावन कुछ मुख्य फर्श के बिछावन। फर्श के बिछावन जहां कमरे को सुसज्जित बनाते हैं, वहीं ठंडे प्रांतों में इसकी उपयोगिता भी है। गृह सज्जा में के लिए वांछनीय फर्श बिछावन को निम्नलिखित रूप से उपयोगी समझा जाता है। बच्चों, जब कमरे में हम कालीन वगैरह बिछा देते हैं, दरी, कालीन या कोई ये प्लास्टिक के फर्श आते हैं हमारे डिज़ाइनदार, तो वो बिछा दें तो उससे जो है फर्श की सुंदरता बढ़ जाती है। सामान्य रूप से फर्श के बिछावन के रूप में यदि अच्छे बिछावन को अपनाया जाए तो वह संबंधित परिवार के रहन सहन के उच्च स्तर का परिचायक समझा जाता है। फर्श बिछावन घर के वातावरण को शांत बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि फर्श पर बिछावन हो तो चलने फिरने से आहट नहीं होती है ना, और वातावरण शांत बना रहता है। फर्श के बिछावन से कमरे के रंग योजना को अच्छा और आकर्षक रूप दिया जा सकता है। ठंडे प्रदेशों में यदि फर्श में बिछावन बिछे रहते हैं तो बच्चों को खेलते और फर्श पर बैठते समय लगने वाली ठंड से बचा जाता है। बिछावन वाले फर्श यदि कोई सो जाए तो बुरा भी नहीं लगता। यदि खेलते या दौड़ते समय बच्चा गिर जाए तो चोट लगने का डर नहीं रहता। फर्श पर सही आकार का बिछावन बिछाने से कमरा सानुपातिक और आकर्षक प्रतीत होता है। फर्श के बिछावन से कमरे की सज्जा और शोभा में अतिरिक्त वृद्धि होती है। यदि फर्श में किसी प्रकार का दोष है तो बिछावन से वो भी ढक जाता है। इसके लिए सही आकार के बिछावन का चुनाव करना होता है। छोटे आकार में पूरे फर्श को ढकने वाला बिछावन होना चाहिए। इससे कमरे का आकार बड़ा सुंदर प्रतीत होता है और बड़ा प्रतीत होता है। अधिक बड़े आकार के कमरे में 2 या 2 से अधिक छोटे बिछावन से कमरा खंडों में विभक्त हो जाता है तथा उसका रूप अपेक्षाकृत आकर्षक प्रतीत। अगर ज़्यादा बड़ा कमरा है तो उसको दो छोटे छोटे बिछावन भी बिछाए जा सकते हैं, वो भी कमरे को जो है आकर्षक बना देता है। फिर है चित्र, ऑर्नामेंट, मनोरंजन की वस्तुएं, उपकरण और पुस्तकें। इनसे भी हम अपने घर को सजा सकते हैं। गृह सज्जा में गृहिणी अपनी कल्पनाशीलता से चित्रों, ऑर्नामेंट्स, मनोरंजक वस्तुओं और प्रकाश का प्रयोग करके 4 चांद लगा सकती है। चित्र, गृह सज्जा के लिए चित्र लगाए जाते हैं। इससे गृहिणी की कलात्मक अभिरुचि का पता चलता है। चित्र कई प्रकार से गृह सज्जा को प्रभावित करते हैं। अपने रंग, रूप, डिज़ाइन के विषय वस्तु के द्वारा उनमें कल्पना को प्रेरित करने की शक्ति होती है। चित्रों को देखकर कभी कभी देखने वाले के मन में भी सृजनात्मक अनुभूति उत्पन्न होती है। चित्रों का चुनाव करते समय कलात्मक पक्ष को ध्यान में रखने के साथ साथ कमरे के में चित्र टांगना है, उसके रंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों, जब हम कमरे में चित्र लगाते हैं तो हमें एक तो वो चित्र सुंदर लगना चाहिए, दूसरा हमें दीवार की आकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। दीवार में कितना स्पेस है उसका ध्यान रखना चाहिए। दीवार में कमरे में कौन सा रंग का पेंट हुआ है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें दीवार पर चित्र लगाने चाहिए। और साथ में अगर कई चित्र हम लगा रहे हैं तो उन चित्रों के बीच की दूरी को भी ध्यान में रखना चाहिए। इससे संतुलन पैदा होता है। रूप अनुरूपता के लिए लंबे चित्रों को सीधे दीवार पर व चौड़े आकार के चित्रों को समानांतर स्थान पर लगाना चाहिए। ऊंची दीवार पर बड़े चित्र लगाने चाहिए। यदि दीवार की लंबाई कम है तो छोटे चित्र लगाने चाहिए। चित्रों की सजावट की किसी अन्य वस्तु के पास या फर्नीचर के पास टांगना चाहिए, जिससे वह भी कमरे की सजावट का एक अंग लगे। फिर है
ऑर्नामेंट। चित्रों के अतिरिक्त कमरे की सजावट अन्य वस्तुओं को से भी की जा सकती है, जैसे सुंदर और छोटे खिलौने, गुड़िया, सुंदर स्टैंड, सीप व फोम से बनी वस्तुएं आदि। ये चीज़ें भी हम कमरे में लगाकर सजा सकते हैं। दीवार पर विभिन्न प्रकार की कटिंग के बड़े शीशे भी लगाए जा सकते हैं। सुंदर एस्ट्रे, ब्रास प्लेट, चांदी की प्लेट, इन सब चीज़ों से भी कमरे को सजाया जा सकता है। फिर है मनोरंजन की वस्तु। मनोरंजन की वस्तु में बच्चों जैसे पता ही है आपको, जैसे टीवी लगा लेते हैं और म्यूजिक सिस्टम लगा लेते हैं। इन सब चीज़ों से भी कमरे की शोभा बढ़ाई जा सकती है। मनोरंजन और मनोविनोद की वस्तुएं टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो प्लेयर भी घर की शोभा में वृद्धि करती हैं। ये वस्तुएं क्योंकि महंगी तथा नाजुक होती हैं, इस कारण इनके लिए उचित स्थान का चुनाव करना चाहिए। ये यंत्र घर के ऐसे कमरे में उपयुक्त रहते हैं जहां घर के सभी सदस्यों के अतिरिक्त बाहर से आने वाले अतिथियों को भी बिठाया जाता है। फिर है प्रकाश उपकरण। किसी भी कमरे का सौंदर्य उसके प्रकाश पर की व्यवस्था को दुगना कर देता है। अगर किसी कमरे में प्रकाश सही नहीं हो, अंधेरा अंधेरा सा दिखे, तो भी वो कमरे में एक शोभा प्रदान नहीं करता। अगर अच्छी लाइटिंग है तो कमरा जो है सुंदर दिखने लगता है। सौंदर्य वृद्धि के लिए सजावटी दीपक, लैंप सेट आदि मिलते हैं। घर की सज्जा में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर है पुस्तकें। पुस्तकें भी घर की सजावट में विशेष महत्व रखती हैं। पुस्तकों के द्वारा घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र और रुचि का आभास होता है। अपनी रुचि के अनुसार ही व्यक्ति पुस्तकों का संग्रह करते हैं। पुस्तकें सजावट के काम तभी आ सकती हैं जब उनको उचित स्थान पर रखा जाए। बैठक में भी एक और बुक सेल्फ रखकर सुंदर और रुचिकर पुस्तकों को सजाया जा सकता है। पुस्तकों के साथ अन्य वस्तुओं को भी रख दिया जाए तो सजावट में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं बैठक के बीच की मेज पर या किसी कोने में एक सेल्फ पर रखी जा सकती है। बैठक में कांच की अलमारी में पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कांच की अलमारी में पुस्तकें अधिक आकर्षक नहीं लगती हैं। मतलब अगर कांच की अलमारी में ऐसे उसका शीशा होता है ना कांच का, उस पर हम अगर अंदर रख दें तो वो सुंदर नहीं लगती हैं। तो हमें उसे वैसे सेल्फ में, लकड़ी की सेल्फ होती है ना जो, उसमें हमें उसे सजाना चाहिए। और उसमें ये नहीं कि हमें अपनी सिलेबस से संबंधित पुस्तकें ही सजा सकते हैं। उसमें कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें, मनोरंजन की पुस्तकें, मैगज़ीन वगैरह हम कुछ भी उसमें न्यूज़पेपर आदि रखकर उसे सुसज्जित कर सकते हैं। फिर है पुष्प सज्जा। गृह सज्जा तथा सौंदर्य के संदर्भ में पुष्पों की चर्चा करना आवश्यक है। पुष्प सुंदरता के प्रतीक तथा गृह सज्जा प्रदत्त साधन है। पुष्पों का सौंदर्य बच्चों, बूढ़ों और स्त्री पुरुष सभी को आकर्षित करता है। इसमें कवि विशप का कहना है कि पुष्प ऐसी भाषा है जिसे एक बच्चा भी समझता है। यानी एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पुष्प जो है अच्छा लगता है। यही कारण है कि गृह सज्जा के लिए प्राचीन काल से ही पुष्पों को अपनाया जाता है। गृह सज्जा की सामग्री के विभिन्न रूपों में विभिन्न पुष्पों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है। पुष्प अवस्था या पुष्प सज्जा यही कहलाता है। मतलब फूलों को एक व्यवस्थित रूप दिया जाए तो यही पुष्प सज्जा है। पुष्प व्यवस्था के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रट ने लिखा है, रट पुष्प व्यवस्था वह कला है जिसमें पुष्प तथा अन्य उपकरणों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिसमें स्वरूप, पौध, रंगों का सामंजस्य झलकता है। मतलब फूलों में जो है रंगों का सामंजस्य, मतलब उनमें कॉम्बिनेशन झलकता है। पुष्प व्यवस्था का विशेष महत्व एवं उपयोगी भी है। इससे घर के सौंदर्य, आकर्षक और उल्लास में वृद्धि होती है। जब हम फूल लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि मन एक खुशी अनुभव करता है।
है ना। तो इसलिए ये जो है आनंददायक तो होता ही है, साथ में घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है। पुष्प सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। ताजे पुष्प व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। रट के शब्दों में, एक चिंतित और दुखी व्यक्ति को पुष्प व्यवस्था से अपने दुखों से छुटकारा तथा तसल्ली मिलती है। मतलब पुष्पों को देखकर, फूलों को देखकर व्यक्ति के मन जो शांत होता है और एक संतुष्टि से अनुभव करता है। वर्तमान प्रचलन के अनुसार पुष्पों एवं गुलदस्तों के उपहार स्वरूप अपने इष्ट मित्रों को दिया जाता है। ये प्रेम स्नेह के प्रतीक माने जाते हैं। कौन? फूल। इससे दो प्रकार से सजावट की जाती है, बाह्य सजावट और आंतरिक सजावट। बाह्य सजावट कैसे? बाह्य सजावट से अभिप्राय घर के बाहरी भाग की सजावट से है। घर के आगे और पीछे यदि खाली स्थान उपलब्ध हो तो भूमि में क्यारी बनाकर फूलों तथा पौधे उगाए जाने चाहिए। कैक्टस और मनमोहक पत्तियों वाले पौधे, कॉटन आदि का आजकल बहुत ही फैशन है। कच्ची भूमि के अलावा गमलों में भी, बड़े बड़े डब्बों में, लकड़ी के पेटियों में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। दीवारों एवं खिड़कियों में झूलती पौधों की बेल बहुत ही आकर्षक लगती है। आजकल बाजार में मिट्टी के गमलों के अतिरिक्त पत्थर, संगमर आदि के गमले भी मिलते हैं जो कि सुंदर और मजबूत लगते हैं। तो खिड़कियों के बाहर विंडो बॉक्स बनवाकर उसमें पुष्प लगाए जा सकते हैं। आजकल छतों पर भी फूलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। तो बच्चे, गमले मिट्टी के भी आते हैं, पत्थर के भी आते हैं, प्लास्टिक में भी आने लगे हैं अब तो। और इसके अलावा अगर हमारे पास खाली ज़मीन है, कच्ची ज़मीन है, तो हम उसमें भी क्यारी बनाकर पौधे लगा सकते हैं। फिर है आंतरिक सजावट। फूल पत्तियों के द्वारा घर के अंदर की जाने वाली आंतरिक सजावट को हम आंतरिक सजावट कहते हैं। पुष्प सज्जा भी कमरे की स्थिति और रंग के अनुसार ही होनी चाहिए। इसी प्रकार फूलदान भी कई रंग आकार के होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि फूलदान खरीदकर ही पुष्प सज्जा की जाए। बेकार शीशियों, बोतलों और गिलासों अथवा कांच के आदि के कटोरों में भी पुष्प सजाए जा सकते हैं। कमरे और मेज के अनुरूप ही पात्र का भी चयन करना चाहिए। चपटे पात्रों में पुष्प सज्जा के लिए पिन होल्डर का प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से फूलों से भी हम घरों को सजा सकते हैं। घर के बाहर भी हम फूल लगाकर उसकी सजावट कर सकते हैं और घर के अंदर किसी फूलदान में, शीशी में या बोतल में या गिलास में हम फूल रखकर उसे सजा सकते हैं। घर के अंदर ड्राइंग रूम को सजा सकते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।